think we should. There are about 800 students. Yes. 152. It's increasing. Mohan sir. Mohan sir. Mohan sir is muted. Muted. Okay. So Today is a session about the business studies. It is introductory session, and myself Arun Kumar Sethi, lecturer commerce, core academic unit. We have also one teacher, Josna Dawar ma'am. Ma'am, please introduce yourself. I'm lecturer commerce in Rajya Vikas RPDV INA. So most of you, I hope you'll enjoy the session, and if there are any queries, you can in the chat, and we'll try to resolve as soon as possible. Thank you all. God bless you. Welcome to class 12. Over to you, Arun sir. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. So I'm starting the class. और अगर इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अकाउंटेंसी का सेशन लिया था मंडे को, तो जानते भी होंगे एक सेशन में ऑलरेडी अकाउंटेंसी का ले चुका हूँ. आज हमारा पहला सेशन है बिजनेस स्टडीज़ का, इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज़. तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ दोनों बहुत एक दूसरे से लिंक सब्जेक्ट हैं. जैसे हम कह सकते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू. तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ बिल्कुल वैसे ही हैं. दोनों का इंटर रिलेटेड रोल है, क्योंकि बिजनेस विदाउट अकाउंटेंसी पॉसिबल नहीं है. तो दोनों को आप को रिलेट करके चलोगे तो बड़ा आपको अच्छा फील होगा कि हाँ, इसमें इन दोनों का इंटरलिंक है. तो बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी दोनों को आप इंटरलिंक लेके चलें. तो आज का सेशन, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, स्टार्ट किया था कोरोना से, तो आज कोरोना को छोड़ते हैं, किसी और मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करता हूँ मैं. वैसे होप आप सब फाइन ही होंगे कोरोना में और सारी सेफ्टी ले ही रहे होंगे आप. तो आज पहले एक मैं कोट से ही स्टार्ट करता हूँ. कौन कहता है सुराख आसमां में हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. ये आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा कि सबसे पहला कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ ना सोचें और वो ना हो, अगर आप में विलिंग पावर है तो. जैसे ये कोट भी यही कहता है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. तो तबीयत होनी चाहिए. मेन चीज़ तो आपकी क्या है? तबीयत. तबीयत मतलब विलिंग पावर. तो आपके अंदर अगर विलिंग पावर है तो आप एक पत्थर भी अगर दिल से उछालोगे तो वो आसमां में भी सुराख कर सकता है. इसका मतलब ये है कि आप अगर विलिंग पावर लेके कोई भी चीज़ सोचोगे तो वो होगा ज़रूर. डिपेंड्स ऑन योर तबीयत और विलिंग पावर. तो मैं हर बार यही कहता हूँ कि एक विलिंग पावर जरूर रखो. मोटिवेट रहना है आपको, चाहे कोई भी सिचुएशन हो. तो आज का सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो लोग अकाउंटेंसी में थे वो थोड़ा बहुत जान भी चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ें वही भी शेयर करूँगा, क्योंकि जो बाकी बच्चे आज जिन्होंने नया ज्वाइन किया होगा उनको शायद वो चीज़ें ना पता हो बुक्स के बारे में. तो जैसे मैंने पहले भी बताया था अकाउंटेंसी के सेशन में कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो स्टूडेंट्स को यही है कि सर बुक्स तो है ही नहीं, हम पढ़े कहाँ से. तो बुक्स का सोल्यूशन मैंने अकाउंटेंसी क्लास में बताया था और आज भी बता रहा हूँ जो जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है, कि आपके पास स्मार्टफोन्स हैं. तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो एनसीईआरटी का एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, ई पाठशाला करके एक हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए. जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आपको लॉगिन करना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट या एजुकेटर. तो आप एज ए स्टूडेंट लॉगिन करिए उसके अंदर, और आप जब अपनी प्रोफाइल वगैरह डालेंगे तो आपको वहाँ पर एक ई लाइब्रेरी मिलेगी लॉगिन करने के बाद. तो ई लाइब्रेरी में जाके आप अपनी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी क्लास की, कोई भी सब्जेक्ट. जैसे अब बिजनेस स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो बिजनेस स्टडीज़ की बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, पार्ट ए पार्ट बी दोनों, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है. तो जिस भी बच्चे का हिंदी मीडियम है वो हिंदी की बुक डाउनलोड कर सकता है, जिस बच्चे का इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम की बुक यहाँ से डाउनलोड
कर ले अगर उनके पास नहीं है अभी तक तो एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाके ई पाठशाला ऐप डाउनलोड कर लें। उसके बाद है जी हमारा, अगर ये भी ऑप्शन नहीं है किसी के पास, तो एक वेबसाइट भी है हमारी एनसीईआरटी की, ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है इसका। तो आप यहाँ पर जाके एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके आप पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी बुक्स, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ऐसा पेज ओपन होगा, इसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्लास, जैसे 12th क्लास हमने सिलेक्ट की, सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए बिजनेस स्टडीज और टाइटल, तो इसमें बिजनेस स्टडीज 1, बिजनेस स्टडीज 2 या व्यावसायिक अध्ययन, हिंदी वालों के लिए व्यावसायिक अध्ययन करके आएगा 1 और 2। तो आप वो बुक्स डाउनलोड कर लीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है आपके मोबाइल में तो आप चैप्टर 1 डाउनलोड कर लीजिए फिलहाल, क्योंकि अभी हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे पहले। तो आप चैप्टर 1 हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम का डाउनलोड कर लीजिए। तो एक ये ऑप्शन है हमारे पास कि सीधा हम पीडीएफ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और दोनों मीडियम अवेलेबल हैं इसमें। उसके बाद आते हैं जी, अगर मान लो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी जैसे बताया था अकाउंटेंसी में कि एक हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के सपोर्ट मटेरियल्स आते हैं। तो हमारी आप वेबसाइट पे जाइए, मैंने ऊपर लिंक दे दिया, आप गूगल में चाहें तो सर्च मारिए सपोर्ट मटेरियल ऑफ 2019-20 ऑफ डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन करके, तो ये साइट अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लगभग वही सिलेबस है। तो ये सपोर्ट मटेरियल भी आपके काम आ जाएंगे और ये बहुत अच्छे बने हुए हैं। डीओई के टीचर्स ने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से बनाए हुए इसमें, अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, अकाउंटेंसी का भी है और अभी हम बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो बिजनेस स्टडीज़ के आप देखिए दोनों मीडियम में मिलेंगे आपको, इंग्लिश मीडियम में भी है ये और हिंदी मीडियम में भी है। तो जिस बच्चे का इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड कर ले, जिस बच्चे का हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम में सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड कर ले। तो ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, यानी मीडियम है आपके पढ़ने के लिए और बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये। आप इसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छा मटेरियल है, बुक से भी बेटर लगेगा आपको। तो बुक्स की प्रॉब्लम तो आपकी इस तरीके से सॉल्व हो सकती है। अब हम चलते हैं जी आगे। तो आगे में अब आ जाते हैं बिजनेस स्टडीज़ का, आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो जैसे मैंने अकाउंटेंसी में थोड़ी सी बात की थी, तो बिजनेस स्टडीज़ में भी ऐसा ही है। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनको लगता होगा इस बिजनेस स्टडीज़ बोरिंग, थ्योरेटिकल, लेस स्कोरिंग एंड रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट लगता है आप सबको। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता होगा कि सर बिजनेस स्टडीज़ तो सारा थ्योरिकल है, सर बोर, पढ़ते रहो, थ्योरी, मार्क्स आते नहीं, जितना मर्जी लिख के आ जाओ सर, हम तो इतने सारे पेज भर के आए थे सर 11th में और नंबर तो सर कुछ आ ही नहीं रहे हमारे, और सर रट्टा ही रट्टा मारना पड़ता है, इसमें तो मज़ा नहीं आता सर इसमें। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनको ये लगता होगा सर ये तो बड़ा बोर है, नंबर तो आते नहीं, थ्योरी थ्योरी है सर, बोर हो जाते हैं पढ़ के। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको लगता होगा नहीं यार ये तो इंटरेस्टिंग है बिजनेस स्टडीज़ और रिलेटेड टू द सोशल लाइफ है, जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ है, सोशल लाइफ है, उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है ये और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी फील करते होंगे कि हाँ सर ये तो सोशल लाइफ से रिलेटेड है, मैं जो रोज़ देखता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ सर उसमें बिजनेस से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें आती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था सर ये सारी चीज़ें तो इसी से लिंक्ड है। तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है ये। तो वो डिपेंड करता है, मैंने कहा था ना तबीयत पर आपकी, स्टार्टिंग में एक शेर सुनाया था, लिखा था वो, तो तबीयत पर डिपेंड करता है आप उस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ते हैं, वो उसको इंटरेस्टिंग भी बना सकता है और बोरिंग भी बना सकता है। तो डिपेंड करता है आपका पढ़ने का तरीका क्या है, आप उस सब्जेक्ट को ले कैसे रहे हैं। सिर्फ पढ़ने के लिए ले रहे हैं कि पास होना है यार ठीक है पढ़ लेंगे, तो वो तो फिर वैसे ही रहेगा। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करके चलेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, न्यूज़पेपर्स में रीड करेंगे बिजनेस के बारे में, तो आपको बड़ा मजा आएगा कि हाँ सर सब्जेक्ट तो सर ये तो डेली लाइफ से रिलेटेड है, डेली लाइफ से हमारी रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें। तो आपको उस तरीके से हर सब्जेक्ट को लेना है। फिर आ जाते हैं जी ये जो अभी मैंने कहा, अब लोगों को बोर लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। क्यों? अब देखो आप आपके सामने स्क्रीन पर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जी जिन्होंने बोला क्या सर मेरे फ्रेंड ने कहा था इतने ज़्यादा पेज भर के आया हूँ मैं सर, शीट इतनी भर दी मैंने कि बच्चे सारे एग्जाम में मुझे ही देख रहे थे, अरे यार ये तो इतनी सारी शीट्स लिए जा रहा है, कितने नंबर लाएगा ये, और उसे देख के सर हमें डर लग रहा था। लेकिन बाद में पता चला उससे ज़्यादा नंबर तो हमारे आ गए। क्यों? क्योंकि उसे क्या लगा कि पेपर में जितने ज़्यादा पेज भरेंगे उतने ज़्यादा क्या मिलेंगे, नंबर। लेकिन बाद में पता चला ये तो थ्योरी क्या थी इसकी, गलत थी, कि पेज भरने से बेटा कुछ नहीं होता, आपने पेज तो भर दिए लेकिन वो चीज़ तो लिखी नहीं जो पूछी गई थी, तो पेज भरने से कुछ नहीं होता। बिजनेस स्टडीज़ में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पेज भरने से मतलब नहीं है आपको, आपको
कॉन्सेप्ट उसमें भी क्लियर होने चाहिए कि लिखा क्या है आपने उससे रिलेटेड। ऐसे ही दूसरा मिसकंसेप्शन क्या आता है बच्चों का कि उत्तर तो कुछ भी लिख दो सर, थ्योरिकल सब्जेक्ट है, थोड़े बहुत नंबर तो मिल ही जाएंगे। अब पूछा है उसने आपसे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जैसे 11th में आपने पढ़ा होगा, और लिख दिया आपने उसमें कंपनी के बारे में, तो नंबर कहाँ से देंगे, नहीं मिलेंगे ना नंबर। तो ऐसा भी मिसकंसेप्शन मत रखना अपने दिमाग में कि सर लिख के जरूर आओ, चाहे कुछ भी लिख दो नंबर मिलेंगे मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता, आपको उससे रिलेटेड ही लिखना है। तो ये दो चीज़ें, और भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं जो मैं बाद में डील करूंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको जस्ट थोड़ा सा दो ही चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। तो ये अपने दिमाग से सबसे पहली चीज़ निकाल दो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पेज भरने हैं मुझे बिजनेस स्टडीज़ में, और कुछ भी लिख दूंगा तो नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता बिजनेस स्टडीज़ में। आपको उसको भी उसी तरीके से पढ़ना है जैसे मैंने अकाउंटेंसी के बारे में बताया था, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके ही आपको पढ़ना है सब्जेक्ट को। अब आ जाते हैं जी सर, ठीक है हम आप जो बोल रहे हो वैसे ही करेंगे, तो सर उसके लिए क्या करें। तो बेटा ये कुछ टिप्स हैं बिजनेस स्टडीज़ के लिए कि आप बेटर स्कोर कर सकते हो। अभी मैं कुछ ही टिप्स को डील कर रहा हूँ, कुछ ही टिप्स बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, आउटलाइन शॉर्ट नोट्स टू रिवाइज द लेसन, यानी हर लेसन का, बल्कि जो हम डिस्कस करेंगे उसके आप अभी से क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दो। क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स क्या होंगे, जब आप खुद बनाते हैं ना नोट्स, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें रट जाती हैं, आपको रिवाइज करने में बड़ी आसानी होगी। जब आपने खुद नोट्स बनाए होंगे बाद में, तो सारा का सारा सिलेबस जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो बड़ा क्विकली रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आपने खुद बनाए होंगे नोट्स, तो आपके दिमाग में रहेगा वो, हाँ ये मैंने नोट किया था। और हर एक का अपना तरीका होता है याद करने का, तो आप अपने तरीके से नोट्स बनाइए कि आपको किस तरीके से आसानी रहती है याद करने में। उसके बाद है ये जो रेड रेड है खतरा सबसे बड़ा, 11th में भी सर ये बहुत बड़ा खतरा था, केस स्टडी। बिजनेस स्टडीज का नाम आते ही सर केस स्टडी से तो सर डर लगता है। सर केस स्टडी है क्या सर, हमें तो समझ में नहीं आती है केस स्टडी, इतना सारा सर लाइनें लिख देते हैं और एक नंबर में सर पूछ लेते हैं ये बताओ। अब सर हम इतना सारा पढ़ें या सर आंसर दें, तो सर केस स्टडी तो हमारे सर के ऊपर से चली जाती है। तो बेटा है, क्योंकि केस स्टडीज आजकल बिजनेस स्टडीज में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और प्रॉब्लम भी करती है केस स्टडी की। प्रॉब्लम तो आती है क्योंकि उसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पूछी जाती है, जो आपको आदत नहीं है कॉन्सेप्ट पढ़ने की। आप तो सोचते हो कि बस रट्टा मारा लिख दें, तो बेटा केस स्टडी वही चीज़ है जहाँ आपका कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो आपको हमेशा केस स्टडी को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मार्कआउट कर लीजिए। ये मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप डेली लाइफ से खुद भी आप केस स्टडी बनाना सीख जाओगे। ऐसे मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा न्यूज़पेपर के थ्रू और बहुत सारी टेक्निक्स, तो आपको लगेगा अच्छा ऐसा होता है केस स्टडी। फिर आपको इजी लगेगी केस स्टडी की होती कैसे है और ये बनती कैसे, आप खुद बना पाओगे केस स्टडीज, ऐसा हम चाहेंगे आगे। उसके बाद जी आप जितने भी आंसर्स हैं वो पॉइंट्स में देने की कोशिश करिए बिजनेस स्टडीज में। जैसे मैंने कहा कि पेज नहीं भरने, आपको दूसरे को नहीं देखना एग्जाम में कि सर वो तो इतने सारे पेज भर रहा है, देख के सर हमारा तो हार्ट अटैक ना हो जाए, इतने सारे पेज भर दिए उसने। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पेज भरने से कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने लिखा क्या है। तो आपको अपने जो आंसर है वो टू द पॉइंट ही देनी है, और पॉइंट्स में आप लिखेंगे तो आपको बल्कि ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और जहाँ तक हो सके आप इलस्ट्रेशंस यूज़ कीजिए उससे रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से, चार्ट्स टाइप, ग्राफ टाइप, कार्टून, जहाँ भी आपको लगे कुछ एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर इस तरीके का इनोवेटिव करके आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। और स्पेशली बोर्ड में तो आपको चाहिए, सबका टारगेट है सर बोर्ड में तो बहुत अच्छे नंबर लाने, 11th में तो जैसे तैसे कर लिया हमने जो भी, लेकिन बोर्ड में तो सबका टारगेट होता है, क्योंकि इसके बेस पर अब आप सपने देख रहे होंगे सर कॉलेज में एडमिशन इसमें लेना है मुझे, उसमें लेना है। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए उनको। उसके बाद आ जाते हैं जी बिजनेस। हमने 11th में तो पढ़ा ही हुआ सर बिजनेस, तो वहाँ हमने क्या पढ़ा था बिजनेस के बारे में, अगर मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लूँ तो ये पढ़ा हुआ हमने सबने बिजनेस के बारे में कि बिजनेस क्या था जी। बिजनेस थी कि सर क्या, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। अच्छा जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी सर जो आर्थिक एक्टिविटी होती है, पैसे से रिलेटेड होती है सर वो, अच्छा हाँ वही थी सर। तो इसमें अब क्या है, चलो जी मैं स्पॉटलाइट लेके कोशिश करता हूँ। इसमें अब क्या है जी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इन्वॉल्व होती है किससे, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन विद ए मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जो रिलेटेड थी किससे, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स से, यानी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सेल कर रहे हैं, या फिर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो हम सर्विसेज ले रहे हैं।
या दे रहे हैं सर्विसेज, किस वजह से कि मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी हमारा मेन एम क्या है, प्रॉफिट को जनरेट करना, ताकि क्या हो पाए, सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी, यानी उसके थ्रू सोसाइटी की जो भी नीड्स हैं वो भी पूरी हो पाए। तो ये हमने बिजनेस की डेफिनेशन 11th में पढ़ी हुई है, तो नॉर्मली हम इसी को लेके चलते हैं सर, बिजनेस का मतलब ये होता है। लेकिन अभी आप जब और पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी बिजनेस के बारे में। तो ये तो एक 11th का मैंने सिर्फ एक जस्ट रिव्यू किया कि आप ये सब पढ़ चुके हैं 11th में कि बिजनेस सर ये होता है, हमें ये पता है अभी तक, क्योंकि आपने उस टाइम पर ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो अब आगे देखते हैं जी। स्पॉटलाइट इज नॉट वर्किंग, चलिए इसको लेते बंद ही करते हैं स्पॉटलाइट को। चलो जी, अब आ जाते हैं बिजनेस फंक्शन एट एंटरप्राइज। अभी जैसे मैंने बताया बिजनेस के बारे में आपने 11th में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब जब एंटरप्राइज लेवल की बात आती है, एंटरप्राइज लेवल मतलब जब बिजनेस फर्म्स की बात आती है, कंपनीज की बात आती है, तो उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं उसको बिजनेस में। तो बिजनेस फंक्शंस क्या होते हैं एक एंटरप्राइज लेवल पे, जो हम 11th में नहीं पढ़ पाए, अब 12th में पढ़ेंगे इनको डिटेल में। तो बिजनेस में इंक्लूड होती है बहुत सारी वैरायटीज, यानी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं डिफरेंट काइंड्स की ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनको हम बोलते हैं क्या, बिजनेस एंटरप्राइजेज और फर्म्स, यानी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेज हों या फर्म्स हों, उन सबको बहुत सारे फंक्शंस लेने पड़ते हैं जो सब बिजनेस फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, और ये सारे चैप्टर्स भी हैं आपके, अभी आप 12th में जब पढ़ेंगे तो ये सारे चैप्टर्स में आएंगे अभी वन बाय वन आपके। पहला काम हो गया जी फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग क्या मतलब, पैसा, क्योंकि बिना पैसे के बिजनेस हो नहीं सकता। तो फाइनेंसिंग किससे कंसर्न्ड है, मोबिलाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स फॉर रनिंग ए बिजनेस एंटरप्राइजेस। भाई मुझे अगर बिजनेस चलाना है तो सबसे पहला तो सबसे, वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा क्या है, रुपया। तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए जी। तो सबसे पहली चीज क्या है, पैसा मोबिलाइज करना, यानी आएगा कहाँ से और उसको मैं यूज कैसे करूंगा। तो ये एक बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। उसके बाद क्या है जी, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब मुझे उत्पादन करना है, उसमें क्या करना है जी, मुझे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है सर फिनिश गुड्स में, या सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मुझे सर्विस जनरेट करनी है। तो प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बिजनेस के अंदर। उसके बाद आते हैं जी हम मार्केटिंग पे। तो मार्केटिंग क्या है सर, तो मार्केटिंग में तो यह गुड्स को हम सर कैसे बेचेंगे। तो बेटा मार्केटिंग का एक पूरा चैप्टर आएगा जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी जैसे उसमें यह है कि हम करते क्या मार्केटिंग के अंदर, facilitate exchange of goods and services from producer to the people who need them at place they want, at a time they require and at a price they are prepared to pay। तो मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि वो मैंने गुड्स प्रोड्यूस तो कर दी, लेकिन अब जब तक वो पहुंचेंगी नहीं जहां पर मुझे पहुंचानी है, सही रेट पर सही टाइम पर, तो वो सब बेकार है। तो इसलिए मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बिजनेस का। उसके बाद आ गया जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन मतलब हम, आदमी, हाँ जी बिल्कुल। ह्यूमन मतलब हमें भी मैनेज करते हैं लोग, बिल्कुल सर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक टॉपिक आपका आएगा, और हायर लेवल पे तो एक पूरा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, ensuring the availability of working people who have necessary skills to perform various tasks in enterprises। अब मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई फर्म चला रहा हूँ, तो अकेला मैं तो होलसेल हूँ नहीं कि मेरे अंदर सारी सुपर पावर है, कि मैं जो कि क्रिश हूँ जी, क्रिश है, इतनी पावर है, सब कुछ मैं ही मैनेज कर लूँगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मुझे अपने साथ जो लोग हैं उनको भी मैनेज करना आना चाहिए। तो बिजनेस फंक्शंस एंटरप्राइज लेवल पर ये सारे करने पड़ते हैं। तो बिजनेस सिर्फ सेल परचेज ही नहीं है गुड्स की, उसके अलावा ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, तब जाके बिजनेस एक सक्सेस होता है। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी 12th में सारी चीज़ें। अभी तो मैं जस्ट एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसमें। अब आ जाते हैं जी सीबीएसई की जो कुछ गाइडलाइंस हैं करिकुलम की। सर ये तो आपने अकाउंटेंसी में भी बताई थी, सर ये सब क्यों बता रहे हो आप दोबारा। तो बेटा अकाउंटेंसी की गाइडलाइंस अलग थी और बिजनेस स्टडीज़ की अलग थी, और मैं आपको बार बार पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो पास होने के लिए मत पढ़ना कभी भी उस सब्जेक्ट को कि सर पास होना है हमें, तो हमें क्या करना है ये सब जाना, बिल्कुल नहीं। आप जब हायर लेवल पे उसको जाओगे या उस फील्ड में आप जाना चाहते हो या अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो आपको बड़ी हेल्प करेगा जब आप उसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाओगे कि सर हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं।
ये पढ़ने के पीछे मकसद क्या है हमारा, सीबीएसई चाहता क्या है हमसे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़िए जो आपको बुक्स में कहीं नहीं मिलेंगी, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ है क्या, सीबीएसई ने जो करिकुलम दिया है उसमें कुछ बातें बताई हैं उन्होंने बिजनेस के बारे में कि बिजनेस हम पढ़ा क्यों रहे हैं या बच्चे क्या करें। तो बिजनेस क्या है जी, एक डायनामिक प्रोसेस है। अब डायनामिक वर्ड से लग रहा है जी डायनामिक क्या है सर, तो डायनामिक अगर आप देखेंगे तो डायनामिक हिंदी में बोलते हैं हम गतिशील, यानी कि जो चलता रहता है या परिवर्तन होता रहता है। तो बिजनेस ऐसा तो है नहीं, हमें चेंज करना पड़ता है हमेशा, जैसे जैसे लाइफ चलती है टेक्नोलॉजीज में चेंज आता है। तो बिजनेस क्या है, डायनामिक प्रोसेस है, यानी वो परिवर्तनशील है, जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वैसे ही बिजनेस भी चेंज होता है। दैट ब्रिंग्स टुगेदर टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन इनिशिएटिव इन ए कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो जैसे जैसे पूरे वर्ल्ड में चेंज आ रहा है उसी तरीके से आपको बिजनेस को भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। जैसे कि आपको याद हो अगर, तो कभी नोकिया फोन टॉप पे होता था वर्ल्ड में। नोकिया फोन कौन सा लेना है जी, नोकिया का। आज की डेट में आपको नोकिया नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसने यही गलती की, उसने टेक्नोलॉजी और जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया। एंड्रॉयड फोन हम यूज करें, वो एंड्रॉयड लेके ही नहीं आए नोकिया, बाकी सारी कंपनीज ले आई और वो एंड्रॉयड में पीछे रह गया। तो नोकिया आज लगभग खत्म हो गया है। बाकी सारी कंपनीज आप देख रहे हैं कि इतनी सारी कंपनीज हैं जो आगे, इतना ज़्यादा आगे आ गई, नोकिया को पीछे छोड़ दिया। तो इसलिए डायनामिक वर्ड में डायनामिक तरीके से ही काम करना पड़ेगा। To understand the framework in which a business operates, a detailed study of the organization and management of business processes and its interaction with the environment is required. ग्लोबलाइजेशन, तो पहले तो यही है कि भाई इसमें क्या है कि बच्चे को ये पता हो कि बिजनेस कैसे एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है। उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी स्टडी करनी पड़ती है बिजनेस की प्रोसेसेस की, जो जो एनवायरनमेंट चलता है उसके अकॉर्डिंग ही करना है। और ग्लोबलाइजेशन हैज चेंज द वे ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजैक्ट देयर बिजनेस। तो ग्लोबलाइजेशन आप एक चैप्टर पढ़ भी चुके हैं अगर 11th में याद हो आपको, एलपीजी एक टॉपिक आया था हमारा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन जो था आपने पढ़ा होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या था जी, क्या था याद है बच्चों? उसमें क्या था ग्लोबलाइजेशन में कि हम ये बोलते थे कि सारी वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक साथ ले आना, उसको बोलते थे हम ग्लोबलाइजेशन। ये जो एमएनसीज जनरेट हुई है इसी की वजह से कि सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक ट्रैक पे ले आना, सब मिलके काम करें। तो उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस को ट्रांजैक्ट करना है हमें। सेकंड क्या बोला जी सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइंस में, द कोर्स इन बिजनेस स्टडीज प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू एनालाइज, मैनेज, इवेल्युएट एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस विच इफेक्ट बिजनेस। तो बच्चों से पढ़ना ही नहीं आपको, आप ये भी समझ पाएँ, एनालाइज कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ, इवेल्युएट कर पाएँ कि भाई जब कुछ भी चेंजेस आते हैं तो बिजनेस कैसे इफेक्ट होता है उसकी वजह से। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल अभी आप देख रहे होंगे, कोरोना। कोरोना में क्या हुआ, सारी वर्ल्ड की इकोनॉमी शट डाउन पड़ी है, सारे बिजनेस बंद पड़े हैं, प्रोडक्शन बंद पड़ा है। तो बिजनेस को ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, सारी की सारी, किस तरीके से उनको डील करना है किस टाइम पर। इट प्रोवाइड्स ए वे ऑफ लुकिंग एट द इंटरेक्टिंग विद द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बार बार वही वर्ड आ रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है नहीं, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उससे वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इट रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट बिजनेस इन्फ्लुएंस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस। और आपको ये भी पहचान हो जाए कि बिजनेस किस किस चीज़ों से प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है। सोशल कुछ रीजंस हो सकते हैं, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल, लीगल, वैधानिक हो गए, आर्थिक कारण, ये सब चीज़ें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे 12th में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस में इन चीज़ों से कैसे इफेक्ट होता है। It allows students to appreciate that business is an integral component of society and develops an understanding of many social and ethical issues। और आपको ये बिजनेस स्टडीज ये भी अलाउ करता है ताकि आप बिजनेस को अप्रिशिएट कर पाएँ कि हाँ बिजनेस बहुत ज़रूरी है और सोसाइटी का बहुत ही इंटीग्रल कंपोनेंट है, यानी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी भाग है सोसाइटी का। क्योंकि अगर बिजनेस नहीं होगा तो सोसाइटी की नीड्स कैसे पूरी होंगी, हो ही नहीं पाएंगी। वो तो जो हमें गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, कहाँ से आएंगी? तो सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अप्रिशिएट करना है आपको बिजनेस को। और बहुत सारे इसमें सोशल और एथिकल इश्यूज भी आ जाते हैं बिजनेस में, जो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो उन सबको भी आपको पता होना चाहिए, सोशल इश्यूज क्या क्या हैं और एथिकल इश्यूज क्या क्या हैं। ये चैप्टर आप 11th में पढ़ भी चुके हैं, बिजनेस एथिक्स क्या क्या होती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हमें इसमें
पढ़नी है। अब आ जाते हैं जी सीबीएसई के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स पे। जैसे मैंने अकाउंटेंसी में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था आपके साथ कि बिजनेस स्टडीज के जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं करिकुलम में, वो भी आपको हमेशा ध्यान रखने हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कि सीबीएसई क्या चाहता है एक्चुअली में आपसे, उस सब्जेक्ट को पढ़ने का एम क्या है आपका। तो पहला क्या है जी ऑब्जेक्टिव सीबीएसई का, तो इनकलकेट बिजनेस एटीट्यूड एंड डेवलप स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन, वर्ड ऑफ वर्क इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो अभी अभी मैंने आपको पहले भी बोला कि आप ये मत सोचना कि सर बिजनेस तो मैं पास होना है, पास हो जाऊंगा जैसे तैसे। पास होना आपका एम नहीं है, आपको इसके अंदर क्या करने हैं, स्किल डेवलप करने हैं। किस लिए? क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे आप सोचते हैं मैं एमबीए करूं, बीबीए करूं, सर बहुत अच्छा मैनेजमेंट गुरु बनूं, बहुत अच्छा बिजनेस करूं, तो आपके अंदर वो सारे स्किल्स आने चाहिए। या आप आगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जरूरी भी करनी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपके अंदर ये सारे स्किल्स आने चाहिए। टू डेवलप स्टूडेंट्स विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट, जो अभी पहले भी डिस्कस हुआ कि आपको ये पता चल जाए कि बिजनेस के प्रोसेस क्या क्या होते हैं और ये एनवायरनमेंट से कैसे डील करता है। To acquaint students with the dynamic nature and interdependent aspects of the business, जैसे भी मैंने पहले भी बताया कि डायनामिक नेचर पता होना चाहिए आपको कि बिजनेस गतिशील है, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आएगा बिजनेस को भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है, और ये आपस में बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होती है बिजनेस के एस्पेक्ट्स जो हम धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे। टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, तो आपको ये भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए आपका कि भाई बिजनेस है क्या, इसकी थ्योरी और प्रैक्टिस कैसे होती है, और ट्रेड इंडस्ट्री का क्या रोल है। तो 11th में आप पढ़ चुके हैं ट्रेड इंडस्ट्री क्या होती है। फैमिलाइज स्टूडेंट्स विद थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस फर्म, और आपको ये भी पता चल जाए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन मतलब वो बनती कैसे, कोई भी फर्म या बिजनेस हम जब स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस को हम मैनेज कैसे करते हैं। 11th में आप एक चैप्टर पढ़ चुके हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सब आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कंपनी बनती है, वो आपने पढ़ा स्टेप्स क्या थे कंपनीज के, कि कैसे कोई कंपनी जनरेट होती है, कैसे बनती है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हेल्प स्टूडेंट्स अप्रिशिएट द इकोनॉमिक एंड सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड द सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स अराइजिंग देयर फ्रॉम। तो इसका मतलब ये है कि ताकि स्टूडेंट्स अप्रिशिएट कर पाएँ कि इकोनॉमिक और सोशल महत्व क्या है बिजनेस एक्टिविटीज का, ये जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं इसका सोसाइटी के लिए क्या रोल है और इकोनॉमी के लिए क्या रोल है, और इसकी सोशल कॉस्ट क्या है, नहीं समाज को इसके बदले में क्या बियर करना पड़ता है और इससे बेनिफिट क्या होंगे। अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे महत्व अभी हम बोल रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज में इकोनॉमिक महत्व क्या है, तो अभी बिजनेस बंद पड़े हैं तो आप सुन रहे हैं ना कि सेंसेक्स डाउन हो गया जी, सर शेयर की वैल्यू घट गई, इकोनॉमी डाउन पड़ी है, तो क्या होगा आगे। ऐसे ही सोशल सिग्निफिकेंस क्या है जी बिजनेस का, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है जी, सामान नहीं मिल रहा हमें, सब जरूर चीज़ें नहीं मिल रही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा जो अभी आप धीरे धीरे समझोगे जब बिजनेस को पढ़ोगे डिटेल में। सोशल कॉस्ट क्या होती है जी, इसकी सोशल कॉस्ट का मतलब आप समाज को भी बियर करना पड़ता है। पॉल्यूशन देख रहे हो आप इतने दिनों से काफ़ी हद तक बिल्कुल कम हो चुका है, क्यों? क्योंकि बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहे, प्रोडक्शन बंद है, गाड़ियाँ नहीं चल रही, पोल्यूशन कम है, तो ये सोशल कॉस्ट एक तरीके से होती है कि सोसाइटी को क्या बियर भी करना पड़ता है उसके बदले में, और बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। To acquaint students with the practice of managing the operations and resources of business, ताकि स्टूडेंट्स को ये हो जाए कि वो बिजनेस के ऑपरेशंस मैनेज कैसे होते हैं, मैनेजमेंट क्या है और इसके रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। तो ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे 12th के अंदर। To enable students to act more effectively and responsibility as consumer, employer, employees and citizen, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपकी इफेक्टिवली और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, यानी कि आप कंज्यूमर एज ए अगर कंज्यूमर हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे एक चैप्टर में। एम्प्लॉयर हैं अगर, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैसे आप इफेक्टिवली एम्प्लॉयर हो सकते हैं। एम्प्लॉयज़ हैं अगर आप, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैसे इफेक्टिवली आपको वर्क करना है। आप एक अच्छे देश के नागरिक हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस स्टडीज़ के ऑब्जेक्टिव हैं जो शायद आज तक आपने पढ़े ही नहीं होंगे, कभी आप 11th में पास होके भी आ गए, लेकिन क्या भी कभी आपने सोचा इनके बारे में कि अच्छा इतनी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है सीबीएसई हमसे, ये सारी चीज़ें चाहिए हमें। तो हाँ बेटा, अगर आपको हायर लेवल पर जाना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, कुछ अच्छा करना है बिजनेस के अंदर, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेंगी।
और अगर सिर्फ पास ही होना है तो वो तो आप हो ही जाओगे, इतना तो हम कर देंगे आपके लिए कि आपको इतना तो ट्रेंड बना देंगे कि आप पास हो जाओगे आराम से। चलो जी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया था, लेकिन अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स क्योंकि नए आ गए हैं इसमें, पिछली बार कम थे, अब बहुत सारे नए बच्चे आए हैं, तो उनके लिए मैं दोबारा से थोड़ा सा जो मेजर चेंजेस हैं वो भी बता रहा हूँ, ताकि बच्चे रह ना जाएं, उनको पता ही ना चले, क्योंकि वैसे भी इंट्रोडक्टरी क्लास है ये। तो एक सीबीएसई का सर्कुलर आया था, जिसमें मैंने आपको पहले भी अकाउंटेंसी में भी बताया कि पहले क्या था, पैटर्न थोड़ा सा अलग था। अब जो मॉडिफाइड पैटर्न है उसमें क्या आया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जिसको हम मल्टीपल चॉइस भी बोलते हैं, यानी दोनों मिक्स हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें इंक्लूड होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो 20% आएंगे। अब आपके लास्ट ईयर तक ये 25% थे। अगर आपको याद हो तो 80 का क्वेश्चन होता था आपका, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू थे। 20 क्वेश्चन आए थे 1 मार्क्स के, अकाउंटेंसी में भी बिजनेस स्टडीज में भी। लेकिन अब वो चेंज करके 25% की जगह 20% कर दिया है। और सबसे मेजर चेंज है ये, केस बेस्ड ऑब्लिक सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस 10% आएंगे। अकाउंटेंसी में तो पहले ये आते ही नहीं थे, अब इस बार क्या आएगा, ये सीबीएसई अभी सैंपल पेपर इशू करेगा, वो बताएगा। बिजनेस स्टडीज में भी इस टाइप के 10% क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड। तो इसका अभी सीबीएसई का वेट करना पड़ेगा कि ये किस टाइप के क्वेश्चन क्रिएट करेगी, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जो कि यही मेजर चेंज है। और बाकी जो बचा 70% वो नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हमारे आते थे, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर वैसे ही आएंगे। तो एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मॉडिफिकेशन अभी रिसेंटली हुआ है सीबीएसई के सिलेबस में। अब आ जाते हैं जी थोड़ा सा और आगे। तो ये कंपोजिशन हो गई। अब सीबीएसई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग हुआ क्या जी, अब ऑब्जेक्टिव टाइप इंक्लूडिंग एमसीक्यू कितने आएंगे सर, तो 80 का 20% ले लो सर, सिंपल सिंपल 80 का 20% यानी 16 नंबर के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू आने इस बार। और 10% क्वेश्चन आएंगे जी केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड वाले, तो सर वो कितने हो गए, 80 का 10% ले लो जी, 8 नंबर के वो क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद क्या है जी, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो 80 का 70% ले लो जी, 56 मार्क्स के वो आएंगे। तो टोटल हमारा इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। 80 नंबर का जो आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर आएगा, उसमें 16 एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव, 8 केस बेस्ड वाले नंबर होंगे, और बाकी 56 डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर। तो एक ये कंपोजिशन भी आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पेपर का पैटर्न होने कैसे वाला है। चलें जी आगे। चलो जी, एक ये भी बताया था मैंने आपको पिछली बार, जो बच्चे नए हैं उनके लिए फिर बता रहा हूँ कि करिकुलम आ चुका है सीबीएसई का हमारा लेटेस्ट, इस साल का 2021 का सिलेबस, यानी 2021 का जो सिलेबस है वो सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल है आपका। सीबीएसई एकेडमिक्स पे जाके ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है कि आप इस पर जाके अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, 12th 11th सबका सिलेबस है। तो जो भी आपको चाहिए 12th का, आप एकेडमिक इलेक्टिव में जाएंगे तो यहाँ आपको बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी दोनों के मिल जाएंगे सिलेबस। तो आप करिकुलम डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सिलेबस में है क्या क्या हमारे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पढ़ने से पहले कम से कम ये तो पता हो कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं इस साल, तो वो सारी चीज़ें आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं की हैं अभी तक किसी ने। चलो जी थोड़ा सा और आगे आते हैं। अब आ जाते हैं जी बिजनेस स्टडीज में। अभी तक तो सर कहानियां सुना रहे हो अब दोबारा से अकाउंटेंसी की तरह, तो अब लो जी बिजनेस स्टडीज पे आ जाते हैं। तो बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है हमारा क्लास 12th का, वो आपके सामने है। 80 मार्क्स की हमारी थ्योरी है, 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट है, 3 घंटे का आपका रिटन एग्जाम होगा। अब आप इसमें देखेंगे अगर, तो 2 बुक्स हैं हमारी, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए क्या है जी, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो ये बुक का नाम है। अब इसके अंदर सब चैप्टर्स क्या क्या होंगे, तो ये आपके चैप्टर्स गिवन है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट 12 पीरियड्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 14 पीरियड्स, बिजनेस एनवायरनमेंट 12 पीरियड। अब आप इनके सामने देख रहे हो ये थोड़ा सा, ये तीनों को इंक्लूड करके सामने मार्क्स भी दे रखे हैं 16 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके 3 यूनिट्स हैं पहली, इनकी वेटेज कितनी है, 16 नंबर की। तो ये 3 चैप्टर या 3 यूनिट जो है आपकी, इनकी वेटेज है 16 नंबर की, यानी इन 3 चैप्टर्स में से 16 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट, फोर्थ है हमारा प्लानिंग, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, 14 पीरियड्स हैं इसके।
ऑर्गेनाइजिंग एक चैप्टर पढ़ेंगे, 15 पीरियड्स हैं इसके। स्टाफिंग को अभी छोड़ते हैं, पहले इन दोनों को ही लेते हैं, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। अब इनके सामने भी आप देख रहे हैं इन दोनों को मर्ज करके दिए हुए मार्क्स कितने, 14। इसका मतलब प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो चैप्टर हैं वो आपके कितने मार्क्स के हैं, 14। तो इन दोनों चैप्टर को मिला के 14 नंबर के क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट हमारा 6th है स्टाफिंग, फिर है जी डायरेक्टिंग, फिर है जी कंट्रोलिंग। तो ये 3 चैप्टर इतने पीरियड्स हैं और टोटल कितनी वेटेज है इनकी, 20 मार्क्स की। तो ये जो 3 चैप्टर है आपके स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन तीनों की वेटेज आपकी 20 मार्क्स की है। तो ये आपकी फर्स्ट बुक हो गई 50 नंबर की, यानी कि 16, 14 और 20, तो 50 नंबर हो गए आपके पहली बुक के। सेकेंड बुक जो आएगी पार्ट बी, वो है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। जैसा भी मैंने आपको बताया था ना, बिजनेस एंटरप्राइजेस के फंक्शंस, तो पूरा आप पढ़ोगे इसके अंदर वो डिटेल में, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो इसमें पहला यूनिट जो है यानी यूनिट 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, 20 पीरियड्स। और 10th है हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स। इन दोनों को मर्ज करके 15 नंबर का हमारा टोटल वेटेज है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स, इन दोनों यूनिट की वेटेज कितनी है, 15 नंबर की। तो इसमें से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में। उसके बाद है जी मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन दोनों यूनिट को इंक्लूड करके कितने नंबर बनेंगे जी, 15। तो 15 नंबर के ये दो यानी दोनों चैप्टर्स हो गए, मिला के टोटल हो गया 30 मार्क्स। तो सेकेंड बुक है आपकी 30 मार्क्स की, तो 50 एंड 30 टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स। तो 2 बुक्स आप हम पढ़ेंगे इसमें डिटेल में, और प्रोजेक्ट वर्क जो है वो आपका 20 मार्क्स का होगा, तो टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स। तो ये आपका CBSE का करंट बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस है जो मैंने अभी आपके सामने शेयर किया। आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट बताई करिकुलम CBSE एकेडमिक पर जाकर। तो ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में सिलेबस को। अब जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका भी मैं जस्ट थोड़ा सा जिस्ट दे रहा हूँ आपको। प्रोजेक्ट वर्क जो है हमारा, जो CBSE की गाइडलाइंस है उसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं हमारे कि जी क्या है। एक तो प्रोजेक्ट आप बना सकते हो किस पर, एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एक हम पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसके ऊपर बना सकते हो आप। एक हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उस पर बना सकते हो। एक हम पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज, उसके ऊपर बना सकते हो। एक हम पढ़ेंगे मार्केटिंग। तो CBSE की गाइडलाइंस में ये 4 टॉपिक दिए गए हैं। इन 4 टॉपिक में से कोई भी एक लेके, जैसे नीचे मैंने नोट में भी दे दिया कि कोई भी एक टॉपिक लेके आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो 20 मार्क्स का आपका पूरा प्रोजेक्ट होगा, जो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट में करना क्या है। तो आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो इससे रिलेटेड। तो ये आपका प्रोजेक्ट होगा 20 मार्क्स का। तो ये 4 आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड टॉपिक हैं। आगे चलते हैं और थोड़ा सा। अब प्रोजेक्ट आपका 20 नंबर का है, आपने 11th में भी शायद बनाया होगा, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं होगा कि 20 नंबर, सर 20 में से नंबर देते कैसे हैं टीचर हमें। तो बेटा ये आपके सामने है, जो CBSE की गाइडलाइंस हैं वो 20 मार्क्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि प्रोजेक्ट वर्क जब आप बनाते हो तो ये देखा जाता है आपने कितना इनिशिएट लिया, कितना कॉपरेट किया, कितना पार्टिसिपेशन था आपका उस प्रोजेक्ट वर्क में, 2 मार्क्स आपके उसके होते हैं। क्रिएटिविटी कितनी है आपकी प्रेजेंटेशन में, 2 मार्क्स उसके होते हैं। कंटेंट ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च वर्क आपने कितना किया, वो सारा कितने का है जी, 4 नंबर का है। और एनालिसिस ऑफ सिचुएशन कितनी है जी, 4 नंबर की। तो और इन सब के ऊपर आपका वाइवा होगा, वो कितने नंबर का है जी, 8 नंबर का। तो टोटल हो गए आपके 20 मार्क्स। तो आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो प्रोजेक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं उसमें। ये नहीं कि मैंने फाइल बनाई कहीं से भी, क्या की पता है आपको सबको, कॉपी पेस्ट मारी और दे दी, तो ऐसा नहीं करना। प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि प्रोजेक्ट क्यों बनवाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। चलो जी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और ये है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन CBSE का। अभी CBSE ने सिर्फ ये बताया है कि कितने % क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे। जैसे रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के जो क्वेश्चन आने हैं आपके, वो 55% आने हैं, यानी 45 मार्क्स के आउट ऑफ 80।
ऐसे ही जो अप्लाइंग नॉलेज है आपकी, अप्लाई कितनी कर पाते हैं आप नॉलेज को, इसलिए मैं कहता हूँ रट्टा नहीं मारना, क्योंकि रट्टे वाले क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपके, लेकिन जो सॉल्व करने वाले हैं कॉन्सेप्ट वाले, वो उसके में आपको दिक्कत आ सकती है। तो नॉलेज अप्लाई आप कितनी कर पाएंगे, वो 23.75% यानी 19 मार्क्स के आएंगे आपके। इसी तरह से और ऊपर हायर लेवल पे जाएं, हॉट्स टाइप जो बनते हैं, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, तो वो आपके 21.25% यानी 17 मार्क्स के आएंगे। तो टोटल इस तरीके से 80 मार्क्स आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे आपके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेटा रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट समझ के चलना। अब आ जाओ जी सीबीएसई का एक ब्लूप्रिंट। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी बताया है कि सीबीएसई ने अभी ये नहीं बताया कि क्वेश्चंस टोटल कितने आने वाले हैं, लेकिन जो लास्ट ईयर का ब्लूप्रिंट था वो मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाला, पेपर वही है, सिलेबस वही है। अब बस वो केस बेस्ड क्वेश्चन जो है 10% 8 नंबर के, वो किस टाइप के देंगे वो अभी क्लियर नहीं है। तो सीबीएसई अभी थोड़े दिन में एक सैम्पल पेपर इशू करेगा, जिसमें वो पूरी डिटेल में बताएगा कि क्वेश्चंस टोटल कितने आने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चन लगभग ऐसे हो सकते हैं। और ये लास्ट ईयर का ब्लूप्रिंट है 2019-20 का। तो आपके जैसे मैंने अभी भी बताया था, ये ब्रैकेट में यूनिट है 1 to 3, जो अभी मैंने बताया 1 to 3 यूनिट टोटल कितने मार्क्स की आपकी, 16 मार्क्स की। तो उसमें से इस तरीके के क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट में थे कि इतने क्वेश्चंस आने चाहिए, जैसे कि 4 एमसीक्यू टाइप हो गए, एक 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, एक 4 का हो गया, एक 5 का हो गया। तो टोटल मिला के 16 नंबर के क्वेश्चन इन 3 यूनिट में से आए थे। अब ये नहीं है कि सारे एक यूनिट में से आ गए, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो तीनों यूनिट पढ़नी है। ये नहीं कि 16 नंबर के लिए मैंने एक यूनिट पढ़ ली बाकी तो छोड़ दी, तो ऐसा नहीं होगा, तीनों में से आपको मिक्स करके सब कुछ पढ़ना है। ऐसे यूनिट 4 और 5 थी, वो कितने नंबर की थी, 14 की हमारी। तो उसमें से इस तरह के क्वेश्चंस बोले गए थे कि भाई 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक जो है हमारा 5 नंबर का आएगा, एक हमारा 6 नंबर का आएगा, तो होगा 14 नंबर। ऐसे ही जो 6, 7 और 8 यूनिट थी वो कितने नंबर की थी, 20। तो उसमें से इस तरीके के क्वेश्चन थे कि 5 एमसीक्यू आएंगे, एक 4 नंबर का आएगा, एक 5 नंबर का आएगा, एक 6 नंबर का, टोटल हो गया 20 नंबर। और सेकेंड बुक जो थी हमारी 9th और 10th यूनिट, तो वो टोटल थी जी 15। तो 15 में इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते थे, 5 एमसीक्यू, 2 3 नंबर के, एक 4 नंबर का। तो इस तरीके के आपके टोटल 15 नंबर बन जाते। ऐसे ही जो लास्ट यूनिट्स 2 बची 11 और 12, वो भी 15 नंबर की थी। तो उसमें भी 3 एमसीक्यू हो गए, एक शॉर्ट आंसर, 2 3 नंबर वाले हो गए, एक जो है 6 नंबर वाला हो गया। तो टोटल आप 11th में भी जैसे आपने बिजनेस स्टडीज का पेपर दिया होगा, तो टोटल 34 क्वेश्चन थे बिजनेस स्टडीज में, लास्ट ईयर का पैटर्न है। तो टोटल 34 क्वेश्चन से 80 मार्क्स के। अब इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, इस बार सीबीएसई कर दे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली लगभग ऐसे ही रहने के चांसेस है। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर रहना है। ये आपका सजेस्टेड ब्लूप्रिंट था लास्ट ईयर का, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, और ये प्रोजेक्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। तो इस तरीके का आपका पेपर आने के चांसेस हैं, लेकिन अभी सीबीएसई के सैम्पल पेपर का आपको वेट करना है। तो तब जब आएगा तभी हम आपको बता देंगे कि एग्जैक्ट क्या होने वाला है। तो इस तरीके के आपको प्रिपरेशन रखनी है अपनी। और जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया था लास्ट ईयर, उसमें जो एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप थे वो इस तरीके के थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में आएंगे, ये नहीं कि आपको एक ही तरह के क्वेश्चंस करने हैं, 4 ऑप्शन हर एक में होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एमसीक्यू जनरल वाले जो होंगे आपके, यानी 4 ऑप्शन होंगे सिंपल क्वेश्चंस की, 4 में से एक सही है, वो 3 क्वेश्चंस लगभग आने के चांसेस। एमसीक्यू एप्लीकेशन बेस्ड यानी केस स्टडी टाइप जो थे, जिससे आपको डर लगता है ज़्यादातर, केस स्टडी सर, बिजनेस स्टडीज, केस स्टडी यही तो मारती है हमें, तो बेटा वही मेन चीज़ है। तो 4 जो ऑप्शंस वाले केस स्टडी बेस पर अप्लाई करनी थी आपको नॉलेज, वो 10 क्वेश्चन हो गए वेटेज। 1 वर्ड में आंसर देना है, वो 2 क्वेश्चन हो गए एक नंबर के। फिल इन दी ब्लैंक्स हो गए जी विद 4 ऑप्शंस, तो वो हो गए 4 क्वेश्चन। ऐसे ट्रू फॉल्स एक क्वेश्चन। तो टोटल 20 नंबर लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए थे। तो हो सकता है लगभग थोड़ा बहुत ऐसा ही पैटर्न रहे, बट अब क्वेश्चन 16 हो गए ऑब्जेक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको ये भी पता रहे कि क्वेश्चन आने किस तरह के। हालांकि आप 11th में कर चुके हैं, तो 12th में भी आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। हाँ जी, तो अभी तक की कहानी, थ्योरिकल कॉन्सेप्ट, वो मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी तक का कुछ क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको? तो मैं एक पोल पहले इशू कर रहा हूँ छोटा सा, कि कुछ मज़ा भी आ रहा है आपको, या मैं बोले जा रहा हूँ वन वे वन वे वन वे।
तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी एक पोल इशू करता हूँ, आप सब पोल देके बताइए कि अभी तक आपको समझ में आ रहा है जो मैं पूछ रहा हूँ या बता रहा हूँ आपसे। तो मैं पोल इशू करता हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट, यस और नो में आंसर देना। मैं पोलिंग लॉन्च कर रहा हूँ। Yeah, you can start. Yes. Now I am ending the polling. Around 90% result is yes. How to see the poll? ओके, तो अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। हालांकि अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस ही दी, समझने वाला तो उसमें जल्दी स्टार्ट हुआ ही नहीं है। टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। मैं आज सबसे पहली चीज कि जो हमारी टॉप लार्जेस्ट कंपनीज है इंडिया में, वो आपने सुनी है कभी? ये जानते हैं आप उनके बारे में? तो सबसे पहले थोड़ा सा हम वही डिस्कस करते हैं कि जो टॉप कंपनीज हैं हमारी, वो कौन कौन सी हैं। स्लाइड शो दोबारा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड। चलो जी, टॉप लार्जेस्ट कंपनीज इन इंडिया। चलो जी, थोड़ा सा बताते हैं आपको, देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपके सामने? टाटा ग्रुप। नाम सबने सुना होगा, टाटा, टाटा मोटर्स, और बहुत सारे इनके बहुत सारे टाइप्स के प्रोडक्शन है, बहुत सारी चीज़ों में डील करते हैं। तो टाटा ग्रुप एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है। सामने आप देख भी होंगे, इनको शायद पहचानते भी होंगे, रतन टाटा। उसके अलावा रिलायंस के बारे में तो जी सब जानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जानी मानी इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, रिलायंस सब जानते हैं हम इसके बारे में। धीरू भाई अंबानी, सबको पता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जी सबसे लार्जेस्ट बैंक है सर ये तो इसके बारे में कौन नहीं जानता इंडिया में। SBI, गोदरेज ग्रुप, हाँ सर सुना हुआ है सर, ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है। और सर विप्रो, सर ये भी सुना हुआ है, विप्रो भी बहुत बड़ी कंपनी है सर इंडिया की। और इन्फोसिस, हाँ सर नाम तो सुना हुआ है कि सर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है शायद कुछ, तो हाँ इन्फोसिस भी एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। लेकिन ये जो अभी डिस्कस किया मैंने, इन कंपनीज के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ आपसे? आपने इनके बारे में सुना, आप सबको पता है कि हाँ सर ये तो बहुत अच्छी कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी नामी कंपनीज हैं। ऐसा क्या है इसके अंदर? और भी तो कंपनीज चल रही हैं, उनका इतना नाम क्यों नहीं है जितना इन्होंने नाम कमा लिया? इतने पॉपुलर हो गए, इतनी ज़्यादा गुडविल है इनकी, ऐसा क्या है इनका? क्या है ऐसा इनके अंदर कि ये इतने पॉपुलर हो रहे हैं? तो बेटा एक चीज़ तो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपको बताता हूँ कि ये सब इतने बड़ी बड़ी कंपनीज के सक्सेस के पीछे राज क्या है इनका। तो देखते हैं। पार्ट ए है आज का हमारा, है टॉपिक प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और यूनिट पहली हमारी स्टार्ट होगी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा आज का टॉपिक है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने।
और ये आपको बता भी दूं कि अभी मैंने ये जो कंपनीज दिखाई आपको इतनी बड़ी बड़ी, ये जो है मैनेजमेंट, मेन चीज़ होती है मैनेजमेंट, क्योंकि इन कंपनीज की मैनेजमेंट इतनी ज़बरदस्त है कि ये ऑटोमेटिकली इतना अच्छा ग्रो कर रही हैं, इतना अच्छा नाम कमा रही हैं कि ये इंडिया की टॉप लार्जेस्ट कंपनीज बन गई। तो मैनेजमेंट एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब जी थोड़ा सा चैप्टर जब पढ़ाते हैं तो उससे पहले हमेशा मैं ये बताता हूँ कि उस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप ये देख लो सर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में पूछेंगे क्या क्या, तो ये सब पूछेंगे आपसे। पहला जो यूनिट है इसमें आएगा क्या, सबसे पहली चीज़ मैनेजमेंट, इसका कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आपसे, ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए और इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट की। और ये पढ़ के ये सामने भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इस सबको पढ़ के आपको आना क्या चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं एग्जाम में। सिर्फ ये नहीं मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ ली, खत्म नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे क्या आ जाए, आप अंडरस्टैंड हो जाएं कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको मीनिंग पता चल जाए। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का ही अभी हम पढ़ेंगे, जो यहाँ नहीं था ना, अब यहाँ आ गया इफेक्टिवनेस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इफेक्टिवनेस क्या होती है और एफिशिएंसी क्या होती है। ऐसे डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये इसको पढ़ के आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ऐसे ही इसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। जो मैनेजमेंट है वो साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेचर जो है वो आपको पढ़ने के बाद पता चल जाए कि मैनेजमेंट को हम साइंस बोलते हैं, आर्ट पढ़ते हैं या प्रोफेशन पढ़ते हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक टॉपिक आएगा इसमें, जिसमें आपको ये पता चल जाए कि आप टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, मिडिल मैनेजमेंट क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट फंक्शंस पढ़ेंगे हम इसके अंदर थोड़े से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब डिटेल में भी आएंगे बाद में चैप्टर। अभी इसका जस्ट एक जिस्ट होगा कि होते क्या हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना आ जाए कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं। और एक इम्पॉर्टेंट आएगा कोऑर्डिनेशन, हिंदी में बोलते हैं समन्वय। इसका कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस आपको पता चल जाए, तो कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंस, ये आपको इस चैप्टर से कोऑर्डिनेशन के बारे में आना चाहिए। तो हर चैप्टर को पढ़ने से पहले आप सीबीएसई का सिलेबस जरूर देखिए कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस जो आएंगे वो इसी टॉपिक में से ही आएंगे। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले क्लियर करनी हैं। चलते हैं जी अब आज के टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट? सबको पता होगा, सुना होगा आपने हमेशा मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट होती क्या है जी। प्रबंध बोलते हैं, हिंदी में भी थोड़ा बोल देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे, तो हम बोलते हैं प्रबंध हिंदी में, कि प्रबंध क्या है। तो मैनेजमेंट है क्या जी? तो मैनेजमेंट अगर आप इसको भी तोड़ दें मैनेजमेंट वर्ड को, तो मैंने इसके 3 वर्ड बना दिए, मैनेज प्लस मैन प्लस टी, मीन्स मैनेज करना किसको, मैन को यानी ह्यूमंस को, और थिंग्स को। थिंग्स मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास। तो मैनेजमेंट को अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें तो मैनेजमेंट का मतलब सीधा सीधा क्या है कि जो ह्यूमंस हैं यानी मनुष्य, मानव, और जो थिंग्स हैं उन सबको मैनेज करना ही क्या है, प्रबंध है। तो प्रबंध में हम सिर्फ मनुष्यों को यानी मानव को, ह्यूमन बीइंग को ही मैनेज नहीं करते, हमें और भी बहुत सारी थिंग्स को मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि जब भी कोई बिजनेस चलाता है, मैनेज करता है, तो मैन्स तो है ही, एम्प्लॉयज तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे रिसोर्सेज को भी मैनेज करना पड़ता है। फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, किस तरीके से डील करेंगे, मोटिवेट कैसे करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डील करनी पड़ती है। तो मैनेजमेंट शॉर्टकट में ये है, मैन और थिंग्स को मैनेज करना यानी प्रबंध करना, मनुष्यों का और रिसोर्सेज का। और एक नीचे मैंने नोट दिया हुआ है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो ऑब्लिक फेलियर ऑब्लिक नथिंग। तो ये तो आपकी डेली रूटीन की, आप कहीं भी देखेंगे तो ये रूल तो हर जगह फॉलो होता है। जब तक आप मैनेज नहीं करते किसी चीज़ को, प्रबंध नहीं करेंगे, तो क्या आएगा रिजल्ट, जीरो या फेलियर या नथिंग। तो मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बल्कि हर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि डेली रूटीन की लाइफ में भी, ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, बिजनेस में भी नहीं, आपकी डेली लाइफ में भी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मैनेजमेंट के कुछ नहीं हो सकता। तो आ जाते हैं जी इसके अब कॉन्सेप्ट पर मैनेजमेंट के।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है, या हम मैनेजमेंट को जैसे डिफाइन कर सकते हैं सिंपल में, तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया। प्रबंध क्या है जी? एक प्रक्रिया है। क्या है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं ताकि हमारे जो बिजनेस के गोल्स हैं, उद्देश्य हैं, वो फुलफिल हो जाएं, पूरे हो जाएं। किस तरीके से? इफेक्टिवली। इफेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं प्रभावपूर्ण, और एफिशिएंटली मतलब कुशल तरीके से। तो प्रबंध क्या है जी? प्रबंध है एक प्रक्रिया जिसमें हम इस तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, प्रभावपूर्ण तरीके से और कुशल तरीके से, ताकि जो बिजनेस के गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। तो मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन हो गई। और मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनीज को ही करना पड़ता है, हर जगह है, हर जगह। कंपनी के अलावा भी हर जगह आप देखेंगे मैनेजमेंट ज़रूरी है। अब इसमें ये जो रेड रेड कर रखे हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रोसेस क्या चीज़ है, इफेक्टिवली का मतलब क्या है जी, एफिशिएंटली का मतलब क्या है। तो प्रोसेस क्या है? इट मीन्स द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। यानी कि ये सबसे पहला जिसको बोलते हैं ना प्रक्रिया, करने का तरीका। तो प्राइमरी फंक्शन या एक्टिविटीज हैं जो किसी भी मैनेजमेंट को करनी पड़ती हैं ताकि थिंग्स सही तरीके से हो बिजनेस में। तो ये जो प्रोसेस है इसमें हमें ये सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं, यानी मैनेजमेंट को ये सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं POSDC, याद करने के लिए। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे डिटेल में। अभी जस्ट एक बता रहे हैं कि इसके फंक्शंस होते क्या क्या हैं। हिंदी में भी बता देता हूँ। प्लानिंग का मतलब होता है वैसे योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग को बोलते हैं हम संगठन, स्टाफिंग को बोलते हैं हम नियुक्तिकरण, डायरेक्टिंग को बोलते हैं हम निर्देशन करना, कंट्रोलिंग का मतलब होता है नियंत्रण करना। तो ये सारे प्रबंध के कार्य होते हैं। अब आ जाते हैं जी कि ये है क्या चीजें। तो मेन चीज यही है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये थोड़ा सा छुप रहा है मेरे में। इफेक्टिवली, तो इफेक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया प्रभावपूर्ण। हम बोलते हैं ना ये बहुत इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि सारी एक्टिविटीज को सही तरीके से करना है, यानी राइट तरीके से करना। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, यानी फिनिशिंग द गिवन टास्क। यानी जो मुझे काम दिया गया है अगर मैं उसको सही टाइम पर कर लेता हूँ, पूरा कर लेता हूँ, तो इसका मतलब ये कहलाएगा मैं क्या हूँ जी, इफेक्टिव हूँ, प्रभावपूर्ण हूँ। किसी एम्प्लॉय को हमने ये टारगेट दिया, उसने वो पूरा कर लिया, यानी उसने वो काम पूरा कर लिया, टास्क पूरी कर ली, तो हम बोलेंगे वो क्या है, इफेक्टिव है, प्रभावपूर्ण है वो। एक वर्ड हमने यूज किया एफिशिएंसी, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कुशलता। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है, डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। यानी मैंने काम तो किया सही तरीके से, लेकिन उसके साथ साथ मेन चीज क्या है, कॉस्ट को भी मिनिमाइज किया, यानी पैसा भी बचाया। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करके जब हम काम करते हैं तो वो हमारे लिए होता है एफिशिएंसी, यानी कुशल है ये बंदा, यानी इसने कॉस्ट भी बचाई और काम भी कर दिया साथ में। तो एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है हमारी, एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड इफ by using less inputs such as money, material, equipment and persons, more output is produced। तो सिंपल सी चीज है, कुशल वो कहलाएगा कि जिसने क्या किया, कम इनपुट्स को यूज करके, आगत बोलते हैं हिंदी में इसको, इनपुट को यूज करके, यानी इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, पैसा कम यूज किया, मटेरियल कम यूज किया, औजार कम यूज किए, आदमियों का कम प्रयोग किया, लेकिन आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा दे दिया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दिया। तो इसका मतलब हम बोलेंगे वो क्या है, एफिशिएंट है। फॉर द सेम आउटपुट फ्यूअर रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड लेस कॉस्ट आर इनकर्ड। या हम ये बोल सकते हैं कि उसने वही आउटपुट देने के लिए जो कोई एक दूसरा बंदा दे रहा है, कम रिसोर्सेज को यूज किया और कॉस्ट कम की। तो ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस है। अगर मैं जिस्ट में बताऊं तो इफेक्टिवनेस का मतलब ये है सिंपली काम को पूरा करना, एंड रिजल्ट दे देना। लेकिन एफिशिएंसी में हमें मेन कॉस्ट को ध्यान रखना है। अगर मैंने कॉस्ट को कम कर दिया तो इसका मतलब मैं एफिशिएंट हूँ।
तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं मैनेजमेंट के लिए, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो जो दो टर्म्स यूज हो रही हैं इसमें डिफरेंट हैं ये, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। फॉर मैनेजमेंट इज इट इम्पॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो ऐसा नहीं है मैनेजमेंट अगर मैं कर रहा हूँ, मैनेजर हूँ मैं, तो मैं ये देखूँ कि हाँ ये बंदा इफेक्टिव है, ये अच्छा है, या ये एफिशिएंट है, ये अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। मुझे दोनों चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि दोनों चीज़ें ही इंटर रिलेटेड हैं। काम भी पूरा करवाना है, लेकिन साथ में कॉस्ट को भी मिनिमाइज करके चलना है। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, किसी एक पर हम फोकस नहीं कर सकते अगर हमें सक्सेस होना है तो। Sometimes a business concentrates on effectiveness and ignore efficiency. जैसे कि एग्जांपल है जी, और completes the given task but at a high cost. For example, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, suppose a company's target production is 1000 units in a month. To achieve the target, the manager has to operate on double shift due to power failure. Most of the time, the manager is able to produce 1000 units but at a high production cost. In this case, the manager is effective but not efficient, since the same output, more inputs, labor cost and electricity cost have been used. तो एक सिंपल एग्जांपल है, तो भाई हमने किसी मैनेजर को बोला कि 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, उसको टारगेट दे दिया 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेगा उसने वो प्रोड्यूस कर दी 1000 यूनिट, लेकिन क्या हुआ, उसे डबल शिफ्ट में काम करना पड़ा, पावर फेलियर हो गया, कोई भी और भी रीजन हो सकता है, तो उसकी वजह से उसे डबल शिफ्ट में काम करना पड़ा, कॉस्ट ज़्यादा हो गई। तो 1000 यूनिट तो बना ली उसने, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई, लेबर बढ़ानी पड़ी, डबल शिफ्ट में काम करवाना पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ गए। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। On the contrary, sometimes a manager is able to cut down cost but cannot achieve the target production. Consequently, the goods do not reach the market and hence the demand for them declines and competitors enters the market. In this case, the manager is efficient but not effective. अब ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है जी, उसने कहा ठीक है 1000 बना दूंगा, कॉस्ट कम करनी है, ठीक है जी, पावर फेलियर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इसी में ही काम करूंगा, बल्कि और कम काम करवाऊंगा लेबर से, लेकिन 1000 यूनिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाई टाइम पे, मार्केट में घुस ही नहीं गई हमारी, दूसरी कंपनी वालों ने हमसे ज़्यादा माल मार्केट में उतार दिया, हमारी डिमांड कम हो गई, उनकी कंपनी ऊपर चली गई। तो मैनेजर क्या था इसमें, एफिशिएंट तो हो गया, कॉस्ट कम कर दी, लेकिन इफेक्टिवनेस कहाँ गई, वो तो ज़ीरो हो गई। तो इसका मतलब मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर ऊपर चला गया हमसे। तो इसलिए मैनेजमेंट में दोनों चीज़ों को देखना ज़रूरी है, इफेक्टिवनेस भी और एफिशिएंसी भी। तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो मैनेजर को इन दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करेगा वो, तो उसको काम भी पूरा करना है और कॉस्ट को भी कम करना है। अब आ जाते हैं जी इसके कंक्लूजन पे। इसका मतलब ये हुआ, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स मींस इफेक्टिवनेस with minimum resources as efficiently as possible while maintaining a balance between effectiveness and efficiency। तो अभी मैंने ये आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ों को देखना, उसको बैलेंस बिठाना है दोनों चीज़ों के अंदर, इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए, यानी प्रभावपूर्ण भी होना चाहिए और कुशल भी होना चाहिए। यूजुअली high efficiency is associated with high effectiveness which is the aim of all manager। यानी कि जनरली क्या होता है कि एफिशिएंसी ज़्यादा होती है अगर इफेक्टिवनेस हाई हो तो, बट undue emphasizes on high efficiency without being effective is also not desirable। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम एफिशिएंसी देखें कि भाई कॉस्ट कम कर दे तो बाकी तो हम देख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो दोनों में बैलेंस बिठाना ज़रूरी होता है, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैनेजर को सक्सेस होना है तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ इन एफिशिएंसी एंड इन इफेक्टिवनेस। तो पुअर मैनेजमेंट हो जाएगी अगर इनएफिशिएंसी रहेगी या इनइफेक्टिवनेस रहेगी। तो इसीलिए जो अभी मैंने कंपनीज दिखाई वो ऊपर इसीलिए जा रही हैं कि उन्होंने मैनेजमेंट को बिल्कुल जबरदस्त कर रखा है, इफेक्टिव भी हैं वो और एफिशिएंट भी हैं। तो सक्सेस होने के लिए दोनों ही चीज़ों की जरूरत होती है हमें। जो हमने टॉपिक लिया पहले इसी पर क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थ्योरिकल मैं बोलता जाऊं और आपको ठीक है समझ तो आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसके ऊपर तो हम थोड़े से क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा, पहला
जो एक CBSE मैंने इसमें जैसे गिवन भी है 2019 में क्वेश्चन आ चुका है आपका कंपार्टमेंट एग्जाम में, सी मतलब है कंपार्टमेंट। गिव द मीनिंग ऑफ प्रोसेस इन द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको प्रोसेस का मीनिंग बताना है, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट में प्रोसेस का मतलब क्या है। तो प्रोसेस का जैसे अभी हमने मीनिंग पढ़ा था, प्रोसेस मीन्स सीरीज ऑफ प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। तो इसका अर्थ यानी प्रोसेस का मीनिंग आप ये लिख के आएंगे कि प्रक्रिया क्या है, कि पहला फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, प्राथमिक कार्य है, या जो हमारी क्रियाएं होती हैं उसको इस तरीके से परफॉर्म करना कि सारी चीजें ठीक तरीके से हो जाएं, तो वो कहलाता है क्या, प्रोसेस। तो ये 1 मार्क का आपका क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। सेकंड है हमारा जैसे, इज मैनेजमेंट कंसर्न्ड ओनली विद द डूइंग द राइट टास्क, completing activities and achieving goals without taking into consideration the cost benefit, question mark, give reason in support of your answer। तो जी अभी अभी तो हमने यही तो कहानी की, इतनी सारी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट की कि बेटा ठीक है आप काम तो कर रहे हो, कुछ बना दिया आपने, लेकिन कॉस्ट तो मेजर फैक्टर है ही है, तो कॉस्ट बेनिफिट तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा, उसके बिना तो वो काम नहीं चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया जी, नो। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, completing activities and achieving goals, but also has to take into consideration the cost benefit, means doing the task correctly and with minimum cost। तो इस तरह का क्वेश्चन बन गया आपके ऊपर, यानी आपका बोर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। तो ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट, इन 2 वर्ड्स पे इतने सारे क्वेश्चन बने हुए आपके प्रोसेस के ऊपर, जो हमने 3 अभी तक डिस्कस किए। तो ये आंसर हो गया उसका कि सिंपल सी चीज़ है जी, नहीं जी कॉस्ट भी हमें ध्यान में रखनी है, तो सिर्फ क्या रहना है, इफेक्टिव ही नहीं रहना, एफिशिएंट भी रहना है। तो 1 मार्क में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके। अब जैसे ये दे दिया एक, वॉल्वो लिमिटेड टारगेट टू प्रोड्यूस 10,000 इन शर्ट्स पर मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ ₹100 पर शर्ट, द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव्ड दिस टारगेट एट ए कॉस्ट ऑफ 90 पर शर्ट, डू यू थिंक प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव। अब जी क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो। इसने बोला कि एक कंपनी है वॉल्वो लिमिटेड, उसने क्या टारगेट दिया कि 10,000 शर्ट प्रोड्यूस करनी है मिनिमम, यानी उसकी जो कॉस्ट होगी 100 होगी। जो प्रोडक्शन मैनेजर था उसने टारगेट अचीव कर लिया, बल्कि किस रेट पे, 90 पर। तो क्या प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है। इफेक्टिव और एफिशिएंट अभी हमने पढ़ा। इफेक्टिव क्या होता है जी, इफेक्टिव होता है जो काम को पूरा कर दे, और एफिशिएंट क्या होता है जी, जो कम कॉस्ट ले आए। तो यहाँ तो उसने दोनों ही काम कर दिए। उसने क्या बोला कि प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट भी अचीव कर लिया और कॉस्ट भी कम कर दी, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है या नहीं। तो हमें किस पे ध्यान देना है, काम पर, कि उसने काम पूरा कर दिया। 10,000 शर्ट्स बनानी थी, 10,000 शर्ट बना दी, तो इसका मतलब वो इफेक्टिव है। तो इस तरीके से आंसर आपको रीजन भी देना पड़ेगा अगर पूछे तो। काम पूरा हो गया, या 90 का कोई रोल नहीं है, यानी 10,000 शर्ट्स मेन चीज है, क्योंकि कॉस्ट मैं नहीं देखूंगा इफेक्टिव में। तो आंसर क्या हो गया जी, यस, द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव बिकॉज ही हैज बीन एबल टू अचीव द टारगेट, यानी उसने टारगेट अचीव कर लिया। यहाँ कॉस्ट का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमसे इफेक्टिवनेस के बारे में पूछा गया है, एफिशिएंसी के बारे में नहीं पूछा गया। अब इसी में वो क्वेश्चन चेंज कर देता कि ही इज इफेक्टिव, तो क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, तो आप आंसर भी चेंज कर देते हो उसके अकॉर्डिंग। क्या लिखते हैं आप, यस द प्रोडक्शन मैनेजर इज क्या, एफिशिएंट बिकॉज ही हैज कट डाउन द कॉस्ट 100 to 90, ये आंसर हो जाता आपका। तो क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझ के चलिए, ये नहीं कि मैंने जो क्वेश्चन दिया वही बनेगा, उसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन को। तो आपको ओवरऑल सारी चीजों को ध्यान रखना है इसमें। फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जी, हीरो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ at a cost of 150 per shirt. The production manager could achieve this target at a cost of ₹160 per shirt. Do you think the production manager is efficient? Give reason in support of your answer. तो ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली आंसर दे दोगे। अब होने को एक केस स्टडी टाइप ही क्वेश्चन है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली जिस मर्जी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ ले आप आंसर दे दोगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई इफेक्टिव और एफिशिएंट में मुझे देखना क्या है। एफिशिएंट में तो मुझे कॉस्ट पे ध्यान देना है जी, कॉस्ट कम हुई या नहीं हुई। इफेक्टिव में ये देखना है सिंपल कि काम पूरा हो गया हुआ। अब इसमें आप देखोगे 10,000 शर्ट थी, 150 रुपये का टारगेट दिया है,
लेकिन उसने बोला कि भाई ये 160 रुपये में ही बना सकता है शर्ट, अचीव कर पाएगा। तो यहाँ पर दिक्कत हो गई किस चीज़ की, एफिशिएंसी की। तो आंसर क्या आ गया, एफिशिएंट नहीं है जी वो। नो, द प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट एफिशिएंट बिकॉज ही हैज बीन एबल टू अचीव द टारगेट विद हायर कॉस्ट। तो टारगेट तो अचीव कर लिया, इफेक्टिव तो है वो, लेकिन कॉस्ट को वो मिनिमाइज नहीं कर पाया, बल्कि कॉस्ट हाई हो गई, तो इसका मतलब वो इफेक्टिव नहीं है। तो इस तरीके से आपको रीजन देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस अपने दिमाग में आप फिट कर लो। एफिशिएंसी कॉस्ट पर टारगेट है कि कॉस्ट कम हो जाए, तो वो बंदा क्या है, एफिशिएंट है। अगर काम पूरा कर लिया तो वो इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव और एफिशिएंसी पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, एक आधा क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो ये टॉपिक मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जितने मैंने एग्जांपल दिए कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होती क्या है। किसी को भी मेरे हिसाब से अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस टॉपिक इस तरीके से बता दिया मैंने। अब आ जाते हैं जी थोड़ा सा डिस्कस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे। तो फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के, शॉर्टकट में POSDC। तो मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी हिंदी में बोलते हैं हम नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन, डायरेक्टिंग यानी निर्देशन, एंड कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण, यानी कि ये प्रोसेस है जो ये सारी चीजें करता है टू द efforts of organizational members and of using organizational resources to achieve specific goals। तो जो भी बिजनेस का गोल है, यानी जो एम है बिजनेस का, ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, ये सारी प्रक्रिया करता है। प्लानिंग भी करेगा वो, ऑर्गेनाइजिंग भी करेगा, डायरेक्शन भी देगा, कंट्रोल भी करेगा, ताकि उसका टारगेट अचीव हो जाए सारे रिसोर्सेज को यूज करके। ये सिंपल सी डेफिनेशन है मैनेजमेंट की। और अगर हम इसके फंक्शंस पे जाएं अब, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पहला आ गया प्लानिंग। ये 1 बाय 1 चैप्टर भी आएंगे आपके डिटेल में, अभी तो जस्ट जरा सा डिफाइन कर रहे हैं इसको कि प्लानिंग होता क्या है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो ये चैप्टर बहुत ही डिटेल में आएंगे सारे। तो पहला है प्लानिंग। अब प्लानिंग सिंपल सी चीज़ है, नियोजन। भाई प्लान तो करना ही पड़ता है हर किसी को, अगर आपको कुछ भी करना है तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। इट इज क्लियर? हेलो हेलो, आर यू लिसनिंग? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? चलिए स्क्रीन शेयर मैं दोबारा कर देता हूँ, बीच में कुछ टेक्निकल एरर आ गया था। रिज्यूम स्लाइड स्लो करते हैं। तो सुन पा रहे हैं आप मुझे? जैसे मैं प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि प्लानिंग क्या होती है, एडवांस में किसी चीज़ के बारे में सोचना कि व्हाट इज टू बी डन एंड
who is to do it। तो एडवांस में हम सोचते हैं कि पहला फंक्शन है हमारा प्लानिंग कि हम एडवांस में सोच लेंगे कि क्या करना है और कौन इसे करेगा। This implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively। और इसमें हम क्या करते हैं, गोल्स को सेट करते हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है क्या। मेन ऑब्जेक्टिव देखते हैं लेकिन वो किस तरीके से अचीव करना है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। फिर प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बट इट कैन प्रिडिक्ट देम एंड प्रिपेयर कंटीजेंसी प्लान्स टू डील विद देम इफ एंड व्हेन दे अकर। तो प्लानिंग हमें प्रॉब्लम से बचाता तो नहीं है, प्रिवेंट नहीं कर सकता, लेकिन हमें पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं, हम पहले से प्रिपेयर रह सकते हैं, कंटीजेंसी प्लान बना के रह सकते हैं कि अगर इन केस फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आई तो हम इस तरीके से डील कर लेंगे। तो प्लानिंग जो होता है वो प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काम करना क्या है और कौन इसको करेगा। सेकंड होता है जी हमारा ऑर्गेनाइजिंग, यानी हम बोलते हैं संगठन। अब संगठन सिंपल में ये होता है कि जितने भी रिसोर्सेज है हमारे पास उन सबको इकट्ठा कब कैसे कहाँ यूज करना है। जैसे आप इसकी डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान। तो सिंपल सी चीज़ है कि ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है हमारा उसमें क्या करते हैं, हम ड्यूटी साइन करते हैं कि किसको क्या काम करना है, क्या क्या काम करने हैं, किस किस लोगों को मिलकर करने, ग्रुप्स बना लेते हैं। अथॉरिटीज यानी कि अब सारे के सारा डिसीजन एक ही बंदा तो ले नहीं सकता, तो अथॉरिटीज दे देते हैं नीचे वालों को कि भाई कुछ काम आपके पास पावर है, रिसोर्सेज को एलोकेट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में आती हैं जो हमें पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स और वर्क यूनिट्स and the establishment of authority and reporting relationship with the organizational hierarchy। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या इन्वॉल्व होता है कि हम ग्रुप्स बना देते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट से, जहाँ जहाँ हमारे वर्क होते हैं उनमें हम अथॉरिटीज दे देते हैं। जैसे एग्जांपल है प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया, एक मार्केटिंग मैनेजर बना दिया हमने, एक फाइनेंस मैनेजर बना दिया। तो वो सारे अपने अपने काम देखते हैं और रिपोर्ट करते हैं जो मेन मैनेजर होगा उसको। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क। वो तो सिंपल सी चीज़ है भाई, जिस तरीके का बिजनेस है वैसा आपको संगठन चाहिए होगा तो वो उसी तरीके से उसको बना लेते हैं। तो ये होता है संगठन, ऑर्गेनाइज करना सारे रिसोर्सेज को, किस तरीके से हमें कहाँ कहाँ पर उनको मैचअप करना है। फिर आ गया जी हमारा स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या है जी, नियुक्तिकरण, हिंदी में मैंने बताया था आपको। सिंपल सा मीनिंग है इसका, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, जिसको हम सिंपल बोलते हैं ना रिक्रूटमेंट की भर्ती करना। तो सही बंदा सही जॉब पर लग जाए वो है स्टाफिंग का मेन एम। The right people with the right qualification are available at the right places to accomplish the goals of the organization. This is also known as human resource function। तो मेन चीज़ ये है कि जो सही बंदा जो उस काम के लायक है, जिसके अंदर वो क्वालिफिकेशन है, जो उस काम को कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में हेल्प कर सकता है, उसको हम उस जगह पर फिट कर दें, तो वो कहलाता है स्टाफिंग। It involves activities such as recruitment, selection, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल। अब ये सारे वर्ड्स आपको लग रहे होंगे नए नए, सर ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये अभी डिटेल में आएगा चैप्टर। वैसे रिक्रूटमेंट शॉर्ट में बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती करना। जब आप किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं किसी जॉब के लिए तो आप उसको अप्लाई करते हैं, तो वो कहलाता है रिक्रूटमेंट, यानी मैंने एप्लीकेशन दी जॉब के लिए। सिलेक्शन कैसे होता है जी, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट टेस्ट लेगा, रिटर्न लेगा, इंटरव्यू लेगा, उसके बाद उसमें से कुछ लोग छांट लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं सिलेक्शन। फिर क्या करेंगे जी, वो उसको प्लेस कर देंगे। अब जब उन्होंने सिलेक्ट कर लिया तो जहाँ उसकी ज़रूरत है उस डिपार्टमेंट में भेज दिया, उसको वहाँ लगा दिया, और बाद में उनकी ट्रेनिंग भी चलती रहती है कि काम को किस तरीके से करना है। तो ये सारा का सारा स्टाफिंग फंक्शन है, बहुत ही बड़ा मेजर फंक्शन होता है प्रबंधन का स्टाफिंग यानी। और फोर्थ है हमारा डायरेक्टिंग, निर्देशन। तो इसके अंदर क्या होता है जी, किसी चीज़ को डायरेक्ट करना, निर्देश देना। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, ये डायरेक्टर है फिल्म का, तो डायरेक्ट करता क्या है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर क्या करता है, involves telling people what to do and seeing that they will do it to the best of their ability assigned to them। तो इसके अंदर क्या होता है जी, डायरेक्शन में वो डायरेक्ट ये बताता है कि what to do, क्या करना है, और ये देखता भी है कि उसको सब अपनी बेस्ट एबिलिटी से कर रहे हैं और जो उनको काम दिया गया है वो। तो इसके अंदर डायरेक्टिंग का एक पूरा चैप्टर आएगा डिटेल में। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं। जब भी हम डायरेक्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा,
सुपरवाइज भी करना पड़ेगा उनको, यानी देखना पड़ेगा, सुपरविजन, मोटिवेट भी करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, बूस्टअप रहें। लीडरशिप क्वालिटीज़ यानी नेता वाले गुण भी होने चाहिए कि कैसे काम लेना है उनसे, कम्युनिकेट भी करना है, जैसे मैं अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं डायरेक्शन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है डायरेक्टिंग का पार्ट होती हैं। सुपरवाइज भी करना पड़ेगा मुझे, मोटिवेट भी करना पड़ेगा, हिंदी में हम इसको अभिप्रेरणा बोल देते हैं, लीडरशिप नेतृत्व बोल देते हैं, कम्युनिकेशन को संप्रेषण बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी आप अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू की कंपोनेंट्स ऑफ द डायरेक्शन। और मेन क्या चीज़ है इसमें? मोटिवेशन और लीडरशिप। तो मोटिवेशन तो हर जगह ही चाहिए जी। अगर मोटिवेशन है ही नहीं तो फिर तो काम चलेगा ही नहीं, चाहे वो मैनेजमेंट हो या कुछ भी हो। अब आपके अंदर अगर मोटिवेशन नहीं है पढ़ने का तो कैसे काम चलेगा? मोटिवेट तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको शुरू में ही एक शेर सुना दिया, लिख के दिखा दिया, और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए था कि बेटा पत्थर अगर आसमान में भी मारोगे तो छेद हो सकता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि काम कैसे करवाना है। तो वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं डायरेक्शन के। फिर है जी सुपरविजन, कि सुपरवाइज कैसे करें। तो सुपरवाइज में ये होता है कि ओवरसीइंग व्हाट इज बीइंग डन बाय सबऑर्डिनेट्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अचीविंग ऑफ टारगेट। तो सुपरविजन में हम सिर्फ ये देखते हैं, हम बोलते हैं सुपरविजन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण कि हम ये देख रहे हैं कि भाई सुपरवाइज कर रहे हैं कि सब बच्चे, जैसे एग्जाम में होता है ना, सुपरवाइजर है जी हमारे, अब आपके एग्जाम हो रहे हैं तो एक टीचर आपकी क्लास में रहते हैं, वो सुपरवाइज करते हैं कि कोई भी बच्चा चीटिंग ना करे, इस तरीके से ना करे। तो आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, या क्लास में पढ़ाते हैं तब भी वो ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कोई बच्चा क्या कर रहा है। तो सुपरविजन मैनेजमेंट में भी बहुत ज़रूरी है। इसमें हम ये देखे जाते हैं कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं नीचे वाले, उनको जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो उसको कर भी रहे हैं सही तरीके से, यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को मिनिमम तरीके से, और वह टारगेट अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो डायरेक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। फिर आ गया जी मोटिवेशन, इसके जो पार्ट्स हैं हमारे। मोटिवेशन का मतलब क्या है जी? कि मोटिवेट में क्या होता है जी, हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने सबऑर्डिनेट्स यानी जो हमारे कर्मचारी हैं, हम क्या करते हैं उनको, वो हमारा जो डिजायर्ड मैनर है, जैसे हम चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है कंपनी का, उस तरीके से उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करें, यानी उसी डायरेक्शन में जाएं, वो मोटिवेट हो जाएं अपने आप ही। अब जैसे अभी सारे हम मोटिवेट कर रहे हैं कोरोना में कि जी हेल्प करनी है हमें सबकी, हमें इसको हराना है कोरोना को, तो गवर्नमेंट इतने सारे ऐड दे रही है, सब कुछ कर रही है, तो मोटिवेट कर रही है आपको कि आपको डरना नहीं है, आपको मोटिवेट रहना है बिल्कुल। कोरोना क्या है, ये भी चला जाएगा एक दिन, जब हमारे अंदर विलिंग पावर होगी, मोटिवेट रहेंगे तो ये भी चला जाएगा। एक बुरा दौर है, बुरा दौर आता है चला जाता है, तो ऐसे ही कोरोना भी चला जाएगा। तो मोटिवेट कर रही है गवर्नमेंट आपको। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी मोटिवेट करना होता है। लीडरशिप हो गई जी। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरी टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो नेतृत्व तो आप सब समझते हैं, नेता, कि भाई नेता का क्या काम होता है, अपने जो अनुयायी हैं वो उसके पीछे चलें, यानी उससे प्रभावित रहें, कि जो वो बोले उसी तरीके से काम करें। तो एक मैनेजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक पूरा टॉपिक आएगा आपका। फिर आएगा ये जो कम्युनिकेशन, संप्रेषण, सब कुछ फेल है अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। अपनी बात को सही तरीके से सही जगह पहुंचाना क्या है, कम्युनिकेशन, संप्रेषण। जैसे मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ आपको, इंग्लिश में समझा रहा हूँ, कि कुछ बच्चे इंग्लिश में समझ पा रहे हैं, उनको इंग्लिश में भी सामने नजर आ रहा है, कुछ हिंदी में समझ पा रहे हैं तो मैं हिंदी का भी यूज़ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, कम्युनिकेशन। अब मैं इंग्लिश ही बोलता रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे समझ ना पाए, मैं हिंदी बोलता रहा हूँ, कुछ बच्चे ना समझ पाए। तो कम्युनिकेशन इस तरीके से करना है कि सामने वाले तक अपनी बात पहुंच जाए, वो समझ जाए। तो कम्युनिकेशन रेफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग एक्सेट्रा बिटवीन और अमंग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो उनके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन जाए, जो भी वो आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स देना चाह रहे हैं वो सही तरीके से पहुंच जाएं। तो ये सारा हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं संप्रेषण। और लास्ट आ गया है जी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब नियंत्रण करना। अब कंट्रोलिंग जो है वो ऐसा फंक्शन होता है जो ये देखता है कि भाई जो हमने सोचा था पहले से लेके अब तक, जो हमने प्लान किया था बिल्कुल सब वैसा ही चल रहा है, या कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं ताकि दोबारा से हम ट्रैक पे आ जाएं। तो सिंपल टर्म्स में वही कंट्रोलिंग है, नियंत्रण करना है। जो मैंने सोचा था
उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज चल रही हैं या नहीं चल रही, वो मुझे देखना है। अगर नहीं चल रही तो क्या कमी रह गई, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग जो है मैनेजमेंट का, वो मॉनिटर करता है सारी की सारी चीज़ों को। सेकंड जैसे पैरा में इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग करेक्ट परफॉर्मेंस, comparing this with establishment standards and taking corrective action where they deviation is found, deviation is found। deviation का वही होता है जो मैंने आपको बताया कि भाई मैंने सोचा ये होना है लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ कहलाती है डेविएशन, यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो देखना है मेन, और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ensure that everything is done, the organization is done as our predetermined goals। तो जो हमने सोचा था वैसे ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारा हमारा कंट्रोलिंग के अंदर आता है। तो ये 5 मेजर फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जो वन बाय वन आप डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में। तो अभी आज तक का हमारा टॉपिक, लगभग टाइम हो ही रहा है, तो आज तक का हमारा टॉपिक यही पर मैं ख़त्म करता हूँ, यानी कंट्रोलिंग तक के हमारे मेन फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। तो होप आप सबको अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आपको मैं पहले होमवर्क के बारे में बता दूं कि होमवर्क क्या है सर हमारा। तो होमवर्क में आप जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो डिटेल्स में लिखेंगे, यानी डिफाइन मैनेजमेंट फंक्शंस, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये आपका क्वेश्चन है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो आपको आया। Students, you could also share in your chat room how you felt about the settling, how are the sessions going, how was this session on business studies. Kindly share in the chat room before you move. साउंड इज फेल्ड टू लॉन्च कॉलिंग, एरर आ रहा है। आई एम अगेन ट्राइंग री लॉन्च कॉलिंग, नहीं आ रहा। इज देयर इज एनी calling is not launching, is there is any हो technical गया सर, issues? हो गया सर, लॉन्च हो गया। हो गया? अच्छा आप दिखा दो। हाँ, पोलिंग इज लॉन्च्ड। It's launching now, the result। I'm hitting the poll. It's like 85% are saying yes and 15% no. So I'm ending the poll. Yes, it
session is over, you can leave your good word about the session in the chat room. Please share your responses in the chat box about the today class. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. योर डायमंड सर. समझ आ गया. And अच्छा गए. We are getting some very good feedbacks on the right side. Your शायरी fantastic. वीडियो अकाउंट्स की आपकी मिल जाएगी. आपके आईडी में आ चुकी है क्लासेस. देखेंगे इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस आ चुकी हैं. वीडियो आपकी बीएसटी की भी आ जाएगी. एक आधे दिन में अपलोड हो जाएगी. एक दिन बाद लगभग अपलोड होता है. आप जाके चेक कर सकते हैं.